अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, समर 2026। ठीक है जी, अभी जो पिछली टाइम हमारी गुजरी है उसके वीडियो सोल्यूशन का सिलसिला शुरू हुआ जाता है जी। आज पहला सवाल कराया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1। मेरा नाम सऊद तारिक है। अच्छा जी, इस पेपर के बारे में मैं बताता चलूँ कि माशाल्लाह ये पेपर जो है वो मुनासिब पेपरों में शुमार होता है जून 26 का। और इसका पासिंग परसेंटेज भी थर्टीज में था, आई थिंक 33-31 के आसपास था, जो कि बहुत ही मुनासिब है। ठीक है जी। कुछ क्वेश्चंस ने टफ टाइम दिया है, बिल्कुल टफ टाइम दिया है, मगर मेजोरिटी जो पेपर था वो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा मैं समझता हूँ मुनासिब था, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आज यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इन सेशंस के दो मकसद हैं। एक मकसद तो ये जाहिर सी बात है कि इनके सोल्यूशन हो जाए, आईकैप सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करेंगे। आईकैप का मैंने एग्जाम सॉफ्टवेयर भी जो है वो ओपन कर लिया आपकी आसानी के लिए। ठीक है जी। और दूसरा मकसद इसमें यह है कि जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हम उनका रिवीजन भी करेंगे साथ साथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो सिर्फ वन साइडेड सोल्यूशन बनाया जाएगा, सोल्यूशन तो आईकैप भी रिलीज कर देता है। तो अप्रोच क्या होती है, तरीकेकार क्या होता है, सिलसिला क्या होता है, रीडिंग कैसे करनी होती है, ठीक है जी, कैसे हमें चीज़ों को लेके चलना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो इंशाल्लाह इन सेशंस का पार्ट होंगी। ठीक है, तो आपने प्लीज़ एंड तक जो है वो क्या कहते हैं सेशन लेने, क्योंकि क्वेश्चन 1 के अलावा बाकी क्वेश्चंस की भी इंशाल्लाह जो है ना क्या कहते हैं इसी इतना सेशन होंगे। ठीक है, आपसे गुजारिश होगी कि वो भी आप जो है ज़रूर अटेंड करिएगा। ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं बात को, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। हमारा तरीकेकार ये है कि हम रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं जी। ठीक है। और रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे। कैलकुलेट द एपीवी, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट एंड रिकमेंड वेदर द बोर्ड शुड अप्रूव द प्रोजेक्ट। 20 मार्क्स है, एक बहुत अच्छा सवाल था। और आई थिंक पेपर के आसान तरीन सवालों में से एक था। इसका सवाल का पासिंग परसेंटेज आई थिंक 50 प्लस था, जो कि माशाल्लाह मैं कहूंगा कि अच्छा सवाल माना जाता है। बहरहाल कुछ छोटी छोटी चीजें जिनमें एग्जामिनर कमेंट्स में कहा है कि आपसे मिस्टेक हो सकती है, उनका हम खास तौर पर ख्याल रखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद आज के सेशन में वो कहेंगे सर हमने एबीवी अभी तक नहीं पढ़ा, तो टेंशन नहीं है, इसमें बहुत सारी बातें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की भी रिवाइज हो रही होंगी, तो इसलिए टेंशन की कोई ज्यादा बात नहीं होगी। और एग्जाम सॉफ्टवेयर का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे आंसर को सेव करना है, ये सारी बातें भी इंशाल्लाह इस सेशन में आपको नजर आएंगी। ठीक है जी। तो आईकैप का सॉफ्टवेयर भी मैंने ओपन कर लिया है, क्योंकि आपको पता ही है पेपर कोई और सा है आईकैप के सॉफ्टवेयर में। तो हम अपनी सेटिंग नहीं बिगाड़ेंगे, हमारी सेटिंग इसी तरह रहेगी कि आधा हमारी स्क्रीन सवाल की रहेगी और आधी स्क्रीन जो है वो सोल्यूशन की रहेगी। अच्छा, मेरा नंबर अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। कोई क्वेरी होती है, कोई कंफ्यूजन होती है, तो आप मुझसे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं जो है वो अवेलेबल रहता हूँ क्वेरीज के लिए स्टूडेंट्स की। खैर, अच्छा सवाल पढ़ना शुरू करेंगे जी। एपीवी निकालना है हमने जी। एपीवी का तरीकाकार हमें पता है। ठीक है, जिनको एपीवी नहीं आता आज की क्लास में, अभी तक एपीवी नहीं पढ़ा हुआ आपने, ठीक है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। तो भी मैं समझता हूँ कि आपको हम इतनी आसानी से कराएंगे कि मेजोरिटी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है जी। बाकी जो लोग ऑब्वियसली बात है अपनी तैयारी करने के बाद ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एपीवी आना चाहिए। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं बात को। क्या कह रहे हैं हमसे, हमसे कह रहे हैं यू वर्क एज इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ पाशा टेक्सटाइल लिमिटेड पीटीएल, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेस्ड इन फैसलाबाद। The company has two divisions. The first produces cotton yarn, cloth and denim, and the second produces ready-made garment primarily made from textile produced in-house. The company export these garment to USA. अच्छा, आपको एक बात पता है जी, हमारी एक कोशिश होती है, ठीक है, क्या करें हम साथ साथ डेटा बना लें। तो इधर भी हम डेटा बनाएंगे जरा साथ साथ। ठीक है जी। डेटा क्या है हमारा, नंबर में हटा रहा हूँ अपना। डेटा ये है कि जी कंपनी का नाम है पीटीएल, पीटीसीएल नहीं है, पीटीएल नाम है। ठीक है जी। पीटीसीएल नहीं कर दीजिएगा इसको। अच्छा, पीटीएल क्या करती है जी, मैन्युफैक्चरिंग करती है फैसलाबाद में, टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग करती है फैसलाबाद में। ठीक है, थोड़ा सा सिनेरियो में इन्वॉल्व होने के लिए, क्योंकि 1.5 पेज का जो 1.25 पेज का सिनेरियो है, तो कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई चीज़ मिस ना हो जाए, इसलिए हम जो है ये कोशिश करते हैं कि डेटा बना के सिनेरियो में इन रहे। ठीक है जी। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, दो डिवीजन है इनके जी। पहला जो है कॉटन प्रोड्यूस करता है, कॉटन यार्न, क्लोथ एंड डेनिम। टू डिवीजन इनके हैं। ठीक है। और डिवीजन 1 जो है वो इनका प्रोड्यूस करता है क्या, अगेन ये जरूरी नहीं होता, मगर सिनेरियो में इन्वॉल्व होने के लिए, चाहे आसान सवाल हो मुश्किल सवाल हो, आपको पेपर में नहीं पता होता ना कैसा सवाल आया है। प्रोड्यूसेस कॉटन यार्न क्लोथ एंड डेनिम। ठीक है जी। और डिवीजन 2 क्या करता है जी, डिवीजन 2 रेडीमेड गारमेंट। ठीक है जी, जो कि ज़्यादातर क्या होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं। सही है। द कंपनी एक्सपोर्ट दिस गारमेंट टू यूएसए। अब यहीं से सिलसिला आगे बढ़ेगा सिनेरियो का।
अब क्या कह रहे हैं, ऑल्सो द डिमांड फॉर एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट इज स्ट्रॉन्ग, प्रॉफिटेबिलिटी हैज बीन लेस देन एक्सपेक्टेड एज प्रॉफिट मार्जिन हैव बीन इंपैक्टेड बाय एडिशनल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड बाय द कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट टैरिफ दैट आर करंटली चार्ज ऑन गारमेंट्स इंपोर्टेड इनटू द यूएसए फ्रॉम पाकिस्तान। वही दुनिया के हालात आपके सामने है आजकल जो हमारे पास चीजें चल रही हैं, ठीक है, और आपके सामने चीजें, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है जी, आपके पास ये हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि आप जो है वो यूएसए में काम तो करो, मगर दो चीज़ों ने आपके प्रॉफिट मार्जिन हिट कर दिए। एक तो एडिशनल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दुनिया में आपको पता है जो आजकल ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, सही है ना, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, वॉर वगैरह के ऐसे क्या मसले मसाइल हुए हैं, वो बढ़ गई। और दूसरा टैरिफ भी लग गया, आपको पता है इम्पोर्ट टैरिफ भी लग गया, ठीक है जी, वो वहां से ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगा दिए जी। तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो रही है, प्रॉफिट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट फॉल, ठीक है, ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन एंड टेरिफ्स, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलने क्या कह रहे हैं, द बोर्ड आर कंसिडरिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई। अब एक चीज होती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, याद है किसी को जी? फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ लिया है आप लोगों ने? फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में यही होता है। अच्छा, मजे की बात ये, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हालांकि विंटर 25 में आ चुका था पिछले टाइम में, क्योंकि पहले 6 महीने बाद पेपर हो रहे थे ना, तो ये वापस आ गया, ठीक है ना, वापस आ गया। तो आपको आई थिंक ये बात पता होनी चाहिए, कोई मसला नहीं है अगर किसी ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिजनेस नहीं भी पढ़ा हुआ, तो भी कोई मसला ही, मैंने आपको बताया ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट बिजनेस से रिलेटेड है, एक आध एक्स्ट्रा चीज़ होगी जो मैं आपको एंड में गाइड कर दूंगा, टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं जी, एफडीआई करना चाह रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं इन द यूएसए, द वे ऑफ इंप्रूविंग मार्जिन फ्रॉम दिस मार्केट, अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वुड बी एस्टैब्लिश इन द यूएसए एंड सेल टू यूएसए मार्केट वुड बी सोर्स फ्रॉम दिस फैक्ट्री। फर्दर इन्फॉर्मेशन ऑन द एफडीआई शोन बिलो। ट्रम्प साहब भी यही चाहते हैं कि लोग फैक्ट्रियां यूएसए में लगाएं, ठीक है, ताकि उनको जो है ना क्या कहते हैं, उनके जो है वो इम्पोर्ट्स वगैरह जो है वो कम हो जाए उनकी, ठीक है। तो यही कंपनी करिए, कंपनी इन्वेस्टिंग सेट इन्वेस्टिंग इन यूएसए, ठीक है जी। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट क्या है जी? सॉरी, इन्वेस्टमेंट के बारे में कह रहे हैं, द बोर्ड हैव रिसर्च एंड आइडेंटिफाइड सुटेबल प्रेमिसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग बेस इन द यूएसए। A prudent estimate suggests that 20% of the existing directed time allocated rupees 10 million has been dedicated to this project। चले यार चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करें, मुझे बताएं क्या ये रेलेवेंट कॉस्ट है? रेलेवेंट कॉस्ट है, 20% डायरेक्टर का टाइम अब नए प्रोजेक्ट में लगा करेगा, उसकी 1 करोड़ रुपए सैलरी है जी। प्लीज जल्दी से पार्टिसिपेट करेंगे। एलोकेशन बता रहे 10 मिलियन का टोटल कॉस्ट होती है, या सॉरी एलोकेटेड 10, एलोकेटेड कॉस्ट सॉरी 10 मिलियन है। तो आप मुझे बताएं एलोकेटेड कॉस्ट रेलेवेंट होती है, रेलेवेंट होती है? जवाब दें। एलोकेटेड का मतलब क्या होता है? बांटी हुई कॉस्ट है, टोटेलिटी में सेम रहेगी, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सेम रहेगी। मेरी बात समझ आ रही? ठीक है, बिल्कुल सही कहा, हारे समझ ने बिल्कुल सही कहा, सरबुलंद खान है, सही कह रहे हैं, महानूर बिल्कुल सही कह रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है जी, कि बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि इनरेलेवेंट होगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि यार ये तो जो है वो टोटेलिटी में सेम रहती है। हाँ ठीक है, ठीक है, ये आपस की जो बंटवारा है कॉस्ट का वो चेंज हो जाएगा, मगर टोटेलिटी में कॉस्ट सेम रहेगी। अच्छा, आगे चलते हैं, ये तो बेकार है कॉस्ट। द प्रॉपर्टी वुड बी लीज एट एन एनुअल रेंट ऑफ 1 मिलियन। पहली काम की इन्फॉर्मेशन आई है, यस एनुअल रेंट 1 मिलियन का होगा, पेबल इन एडवांस सच दैट द फर्स्ट पेमेंट वुड बी मेड इन जून 2020 से। जिस दिन इन लोगों का बच्चों का पेपर था उस दिन कहते हैं पहली पेमेंट हो जाएगी, यानी कि 8-0 में पहली पेमेंट हो जाएगी, ठीक है जी, बात समझ आ रही है? तो ये हम जो है ना यहाँ पे लिख लेते हैं, कहाँ गया जी? तो रेंटल होगा यूएसडी, डॉलर का साइन लगा देते हैं, 1 मिलियन पर एनम इन एडवांस। अच्छा, एडवांस की वजह से कोई बता सकता है क्या मसला होता है? एक मसला होता है एडवांस की वजह से, क्या मसला आता है? सोचें क्या मसला आता है एडवांस की वजह से। हम्म एडवांस की वजह से एक मसला आता है ना भैया, भूल गए का आप? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि एडवांस की से मसला ही आता है कि आपको टैक्स की वेटिंग अलग से करनी पड़ी। फैजान वराई सही कह रहे हैं, मलिका सही कह रहे हैं, हारिस अहमद सही कह रहे हैं, महानूर सही कह रहे हैं, सही है, बाकी लोग भी सही कह रहे हैं। टैक्स चैट मैंने आप लोगों की थोड़ी रिस्ट्रिक्ट कर दी है, वो रिस्ट्रिक्ट मतलब ये है कि वो एवरी वन को नजर नहीं आएगी, ताकि बाकी लोगों का आंसर जो है वो आपसे छुपा रहे, ठीक है जी। तो इसका हमें ख्याल रखना होगा, ये मैंने एक हिंट आपको दे दी है, टैक्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसमें बहरहाल इतनी गड़बड़ नहीं होगी, मगर होगी, थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी।
आगे बढ़ते हैं जी। आगे का कह रहे हैं हमसे, आगे हमसे कह रहे हैं भाई कि द बोर्ड विल कमिट टू एन इनिशियल 5 ईयर लीज एंड सो द प्रोजेक्ट शुड बी अप्रेज ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। प्रोजेक्ट लाइफ बता दी आपको, ये भी लिख दीजिए। अगेन ये इन्फॉर्मेशन इसलिए लिखी जा रही है ताकि जिंदगी हमारी आसान हो जाए जी, जिंदगी आसान हो जाए। प्रोजेक्ट लाइफ 5 ईयर्स। कितने साल की लीव है? अच्छा, उसके आगे क्या कह रहे हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे यार। आसान बातें शुरू हो गई। देयर विल बी सब्सटेंशियल फिट आउट एंड प्लांट मशीनरी अमाउंटिंग टू यूएसडी 10 million विच विल बी इनकर्ड इमीडिएटली। प्लांट एंड मशीनरी ईयर जीरो पे कंसिडर हो जाएगी। ठीक है, 10 million। डॉलर का साइन हमें पता है, आ जाता है आसानी से। आगे कह रहे हैं these costs would be eligible for capital loans in the USA on a straight line basis after deducting expected scrap value of 4 million which is expected after 5 years। क्या आप मुझे डेप्रिसिएशन पर एनम बता सकते हैं जी? जल्दी से बता दीजिए, डेप्रिसिएशन पर एनम क्या होगी भाई? 10 million की कॉस्ट है। स्क्रैप वैल्यू जो है वो इन्होंने बता दी है जी हमारे पास 4 million है। इसमें कंसिडर होती है स्क्रैप वैल्यू स्ट्रेट लाइन में? क्या स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन क्या कहते हैं, स्क्रैप वैल्यू कंसिडर होती है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। क्या आ रही डेप्रिसिएशन? बिल्कुल सही है सरबुलन खान। डेप्रिसिएशन का फिगर निकाल लें। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ। बिल्कुल कंसिडर होगी। कितनी आ रही डेप्रिसिएशन? शाबाश, वेरी गुड, आंसर आने शुरू हो गए। वेरी गुड, सही कह रहे हैं सरबुलन खान। नहीं, पीसी गलत आंसर है, 1.5 गलत है। सफा मुकीम का आंसर सही है। एतजाज आंसर सही है। ताहा इमरान आंसर सही है। मानूर क्वेश्चन शो कर देते। सैफुल्ला आंसर सही है। ये पीसी आप आंसर सही करो। फैजान वाले आंसर सही है। ये नहीं, 10 million कॉस्ट है, 4 million स्क्रैप वैल्यू है, 5 साल लाइफ है, तो क्या हो जाएगा? 10 माइनस, हाँ बिल्कुल सही है मानूर, सही कह रहे हैं, 10 - 4 डिवाइड बाय 5। ठीक हो गया जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन निकाल ली हमने, अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन कह रहे को बात। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 4 million, वर्किंग कैपिटल ऑफ यूएसडी 4 million विल बी नीडेड। दिस विल बी सफिशिएंट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द 5 ईयर प्लानिंग पीरियड एंड कैन बी एज्यूम टू बी रिलीज एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। क्या वर्किंग कैपिटल चेंज होगा या नहीं होगा? जवाब दें। क्या वर्किंग कैपिटल हर साल इंक्रीमेंटल निकलेगा या नहीं निकलेगा? जवाब दें, यस और नो, यस और नो, यस और नो। आसान सी बातें हैं। कह रहे दिस विल बी सफिशिएंट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर्स का मतलब है कुछ भी नहीं होने का भाई, आसान एडजस्टमेंट है, जिंदगी आसान है आपका। ठीक है जी। वर्किंग कैपिटल क्या है जी? 2 million सेम रहेगा। वो अलग बात है, एंड में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, एंड में रिलीज हो जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। बोर्ड ऑफ टर्मिनल वैल्यू इक्वल टू 5 टाइम ऑफ यूएसडी पोस्ट टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन द ईयर एंडिंग 30 जून 2021। ये टर्मिनल वैल्यू क्या होती है? ये कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा अभी तक मर्जर इक्वेशन, तो उनको प्रॉब्लम होगी, ये हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। 5 टाइम्स ऑफ पोस्ट टैक्स। पोस्ट टैक्स क्या कह रहा है? पोस्ट टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट कह रहा है, प्रॉफिट कह रहा है, ये ध्यान में रहा। कैश फ्लो नहीं कह रहा, प्रॉफिट कह रहा है। जो वो कह रहा है उसकी बात मान लो। ठीक है ना, उसकी बात मान लो। अच्छा, अब ऑपरेटिंग कैश फ्लो पे आ जाते हैं। मार्केटिंग रिसर्च कॉस्ट 50। मार्केटिंग रिसर्च एलिमेंट। अच्छा, अब इसको पढ़ो जरा। मैं इस पैराग्राफ को चाह रहा हूँ आप पढ़ो, ये वाला पैराग्राफ, ये यहाँ से ऑपरेटिंग कैश फ्लो से, और फिर मुझे बताओ क्या नजर आ रहा है आपको काम का। ठीक है, जल्दी जल्दी, 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से पढ़े मुझे। मुश्किल बातें तो नहीं है भजन, क्लियर होनी है कुछ बातें। मार्केटिंग रिसर्च कह रहे हैं 50,000 रुपए की ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी ऑफ द यूएसए मार्केट। सेल आर एक्सपेक्टेड टू बी ग्रेटर देन दोज अचीव ड्यूरिंग एक्सपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट ने बताया कि बहुत पोटेंशियल है, एक्सपोर्ट जितना करते रहे उससे ज्यादा पैसे बन जाएंगे। मार्केटिंग रिसर्च की कॉस्ट रेलेवेंट है या इरेलेवेंट है? जवाब दे दीजिए।
ऑब्वियसली ऑब्वियसली इनकर हो चुकी है, ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। अब ये प्रोजेक्ट चाहे पॉजिटिव में आए नेगेटिव में आए कुछ भी हो, ये पैसे तो देने हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सब, इररेलेवेंट है, सही कह रहे हैं फहद और आई, साफिया मुकीम, सफ़ा मुकीम सॉरी, सर बुलंद खान, महानूर सही कह रहे हैं, हारिस अहमद, पीसी, ताहा इमरान, शहजाद अली, वेरी नाइस। ठीक हो गया जी, चलें जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, इस पर टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। सेल इन द ईयर एंडिंग 30 जून 2027 एक्सपेक्टेड टू बी 5 मिलियन इन करंट टर्म्स। करंट करंट आ गया इस बार, करंट बोल्ड से नहीं लिखा, वरना अगर आपको याद हो, वरना आई कैप की नॉर्मली वो होती है कि वो इसको जो है ना क्या करता है, उसमें लिखता है, बोल्ड करके लिखता है। खैर, द बोर्ड एंटिसिपेट सब्सीक्वेंट वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ 6% पर ईयर। अच्छा ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सेल 30 जून 2027 की लिखी है, एयर जीरो की सेल है या एयर वन की सेल है, ये बात बहुत आसानी से पिक हो जानी चाहिए, ऊपर ऐसी कोई बात आ चुकी है। ये 2027 हमारा एयर जीरो है या एयर वन है, इसका जवाब हमें मिल जाता है। वेरी नाइस, बहुत सही कह रहे हैं आप लोग चैट में, जबरदस्त हो गई बात। ऊपर इसने कहा था कि 2026 जो है वो आज है, एडवांस था ना, एडवांस, एडवांस यानी कि आज, यानी कि जून 26, यानी कि जून 26 की अटेम्प्ट, सही है ना। तो ये एयर वन की सेल है। अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखें यहाँ दो बातें बड़ी एक बात इसमें से बड़ी इंपॉर्टेंट है, दो बातें मुझे करनी है सेल से रिलेटेड। 5 मिलियन की सेल है जी। अच्छा गौर से सुनना प्लीज, इन्फ्लेट कब से होगा ये, एयर वन से होगा या एयर टू से होगा? ये मेरा फेवरेट सवाल है, जो लोग मुझसे पढ़ते हैं उनको पता ही बात। इन्फ्लेट एयर वन से होगा या टू से होगा? अनफ्लेट, अनफ्लेट, फादान वाला गलत कह रहे हैं, इन्फ्लेट कह रहा हूं, वॉल्यूम इंपैक्ट बाद में, मलिका नहीं, गलत कह रहे हैं आप। एजाज सही कह रहे हैं, पीसी सही कह रहे हैं, हारिस अहमद सही कह रहे हैं, सरबुलन खान सही कह रहे हैं, ताहा इमरान नहीं, चंदा नहीं, महानूर सही कह रहे हैं जी। और भी लोग हैं माशाल्लाह, पार्टिसिपेट करें। देखो यार इसने करंट लिख दिया ना, तो बात खत्म। देखो एक होता है वॉल्यूम इंपैक्ट, एक होता है प्राइस इंपैक्ट। देखो दो अलग अलग बातें हैं। सफा मुकीम आप भी प्लीज गौर से सुनिएगा, इसमें आंसर सही नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल, देखें एक बात को समझें, 5 मिलियन जो है ना, 5 मिलियन, ये करंट पे है। मैं मानता हूं सब्सीक्वेंट वॉल्यूम ग्रोथ जो है 6% होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वॉल्यूम ग्रोथ मुझे ईयर टू से लगाना है, चलो मैं पहले वो लिख लेता हूं, वॉल्यूम ग्रोथ इन सेल्स फ्रॉम ईयर टू एंड ऑनवर्ड्स। ये क्लियर है बात? अच्छा पहले हम एक पेज पे हो जाए सब, ये लाइन क्लियर है सब? हाँ ये सब में जवाब दें कि वॉल्यूम की ग्रोथ ईयर टू से लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिसाल मैं भी आपके साथ हूं। ऐसा ही है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम का कितने परसेंट ग्रोथ है, जो लिख भी देते हैं 6%। मगर मैं यहाँ पे एक जगह पे आपको साथ रखना चाहता हूँ, सही है ना। वो ये कि इन्फ्लेट भी तो एक चीज होती है, एक प्राइस इंपैक्ट भी तो होता है। इन्फ्लेशन का मतलब है प्राइस चेंज, ये तो वॉल्यूम चेंज है ना। वॉल्यूम चेंज सही है, मैं एग्री करता हूँ, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब है कि बाद में होगा। मगर प्राइस चेंज के लिए उसने लिखा है करंट, का मतलब होता है एयर जीरो लेवल की प्राइसेस पे सेल रिकॉर्ड हुई हुई है। ठीक है ठीक है ठीक है, सेल ईयर वन की है 5 मिलियन, वॉल्यूमेट्रिक इंपैक्ट इसका ईयर वन का है शायद, जब भी इसने बोला वॉल्यूमेट्रिक इंपैक्ट आपने बाद में ईयर टू से लेना है। मगर प्राइस इंपैक्ट इसके अंदर कौन सा डला हुआ है? पुराना डला हुआ है, पुराना। मेरी बात समझ आ रही है? करंट जहां भी आता था, अगर आप याद करें पास में, ये एग्जामिनर का खेल होता है, आपसे खेलता है। करंट जहां भी आता है वो एक्सपेक्ट करेगा कि आपको इन्फ्लेट करना है एयर वन से, क्योंकि करंट का मतलब होता है आज, एयर जीरो। बोलोगे नहीं सर इसने तो आपको अभी तो बोला, आपने खुद बोला ये एयर वन का सेल है, तो फिर आप क्यों इन्फ्लेट करा रहे हैं एयर वन से? यही सवाल आ रहा है ना आपके जहन में? हाँ भाई, आप लोग के जहन में ये तो सवाल आ रहा है। ये सैफुल्ला ने सवाल था ना सर, 2027 में करंट टर्म मतलब ईयर वन नहीं होगा, इसका मतलब है नहीं सैफुल्ला, ये सेल ईयर वन की है वॉल्यूम वाइज, वॉल्यूम वाइज ईयर वन की है, मगर प्राइस वाइज ईयर वन की नहीं है, प्राइस वाइज ईयर जीरो लेवल पे। सेल्स के अंदर दो चीजें होती हैं सैफुल्ला, मेरी बात समझते हो? छोटी सी बात है, एक आध मार्क की एडजस्टमेंट है, मगर मैं एक मार्क भी आपका क्यों जाने दूं यार, आपका टीचर हूं यार, क्यों जाने दूं? 49 पे भी कुछ लोगों का पेपर रुका है इस बार, सही है ना।
सैफुल्ला मेरी बात समझ आ रही है? सेल्स के दो पुर्जे होते हैं, सेल्स के दो पार्ट होते हैं, सेल्स के दो टुकड़े होते हैं। एक टुकड़ा वॉल्यूम इम्पैक्ट होता है और एक प्राइस इम्पैक्ट होता है। सैफुल्ला ये बात समझ आती है? हाँ, ये यहां तक क्लियर है बात के सेल्स में दो चीज। मगर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है यार ईयर वन की सेल है तो दोनों टुकड़े अभी ईयर वन लेवल पे नहीं है। उनमें से एक टुकड़ा ईयर वन लेवल पे जो कि वॉल्यूम है, जो कि हमने खुद का ईयर टू से इम्पैक्ट लेंगे। मगर जो दूसरा टुकड़ा है वो खुद कह रहा है यार करंट है। मगर ये यहाँ कुछ नहीं लिखता ना, यहाँ ये सेंसर कर देता हूँ मैं इसको काट देता हूँ, हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इस लाइन को मैं हटा देता हूं तो मैं आपकी बात से एग्री करता, फिर मैं कहता दोनों बातें ईयर वन से कर दें। मगर अभी मैं ऐसा नहीं कह सकता, गड़बड़ हो जाएगी। क्या ये बात समझ आती है आपको? हाँ जी, क्लियर है सब लोगों को? जो लोग ईयर टू कह रहे थे, सफा मुकीम आपका आंसर ईयर टू आ रहा था, ताहा इमरान ईयर टू आ रहा था, फैजान वराइच आपका ईयर टू आ रहा था, मलिका आपका ईयर टू आ रहा था। आप सबको क्लियर हो गया अभी? चलो गुड हो गया। ठीक है जी, तो प्लीज दिल, मुझे मुझे होता है दिल कह नहीं रहा, दिल कह रहा है एयर टू से करो दिल। मगर दिल के नहीं सुननी ना पेपर में, दिल के नहीं सुननी, दिल तो गलत जगह पे ले जाता है। सही है ना? खैर। अच्छा जी, द एफडीआई विल हाउएवर रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ पोस्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्सपोर्ट सेल्स। द बोर्ड हैव एस्टिमेटेड टू दिस टू बी 300 मिलियन रुपीज। ये रुपीज में भाई, पहली इंफॉर्मेशन रुपीज में आई है अभी तक मेरे ख्याल से, पर ईयर इन करंट टर्म्स एंड कैन बी एज्यूम टू इंक्रीज इन लाइन विद इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान। ठीक है जी, अब वो क्या कह रहे हैं जी, पाकिस्तान अभी एक्सपोर्ट आपका कम हो जाएगा कितना? लॉस ऑफ पोस्ट टैक्स कंट्रीब्यूशन। पोस्ट टैक्स का मतलब है टैक्स का इम्पैक्ट इसमें ऑलरेडी आ चुका है। चले जी, लॉस आफ्टर टैक्स कितना है जी? ये रुपीस में 300 मिलियन। अच्छा, इसको इन्फ्लेट कब कब से करेंगे? बताओ, जवाब दो। एयर वन से करेंगे या टू से? इसको भी इन्फ्लेट करना है। दिस इज कैन बी एज्यूम टू इंक्रीज इन लाइन विद इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान। ये अब ये गलती नहीं कर रहा, देखो अब हम सब एक पेज पे होने चाहिए। अब हम सब एक पेज पे होने चाहिए। अब हम किस पे इन्फ्लेट करेंगे? वन से करेंगे, टू से करेंगे, या सबका आंसर सेम आना चाहिए, एक जैसा आना चाहिए? डरे नहीं, कोई बात नहीं, गलत हो भी जाए तो यार पेपर में गलत नहीं करना है, अभी तो मसला नहीं है। अब सही कह रहे हैं सैफुल्ला, सही कह रहे हैं हारिस अहमद, सही कह रहे हैं मलिका, सही कह रहे हैं मानूर, सही कह रहे हैं फैजान वराइश, सही कह रहे हैं शहजाद अली भी, सही कह रहे हैं तहा इमरान भी माशाल्लाह सही कह रहे हैं, और भी बाकी लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करें, शाबाश। बिल्कुल सही कहा आप सबने कि भाई ईयर वन से करना होगा, क्योंकि करंट है लिखा हुआ है, करंट कवर्ड जहां भी आएगा वहां आपको करंट लग जाना चाहिए। खैर, मजाक करूं, आपको करंट नहीं लगे, अल्लाह ना करे कभी आपको करंट लगे। खैर, ठीक है जी, चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो मैं ये लिख देता हूँ। 10%। ठीक है जी। अच्छा, आफ्टर टैक्स है ये 300 मिलियन पर एनम, तो ऑब्वियस है ना। चलो, इन्फ्लेट 10% फ्रॉम ईयर वन। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या रह गया भाई, खत्म करो सवाल यार। ऑपरेटिंग कॉस्ट कंप्राइज एडिशनल फिक्स ओवरहेड ऑफ यूएसडी 500,000 पर ईयर इन करंट टर्म्स एंड वेरिएबल कॉस्ट विच अमाउंट टू 30% ऑफ सेल रेवेन्यू। रेवेन्यू एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट विल इंक्रीज इन लाइन विद इन्फ्लेशन इन द यूएसए। बहुत माकूल बात की है कि रेवेन्यू और ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो इन्फ्लेशन यूएसए के हिसाब से बढ़ेगी। ठीक है। अच्छा, ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में टेंशन नहीं लीजिएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो ऑब्वियसली जब सेल्स पे है 30% सेल, तो ऑटोमेटिकली जब सेल अपडेटेड है, सेल पे जो इन्फ्लेशन लगेगा वो भी यूएसए वाला लगेगा, सेल्स पे, सेल्स पे। ठीक है। अच्छा, इसको मैं अलग करूंगा। इसकी वजह यह है कि इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है। टेक्निकल पॉइंट क्या है? इन्फ्लेट करेंगे सीएम, इन्फ्लेटेड बाय 10% पर एनम फ्रॉम ईयर वन। अच्छा, पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट लेना है। अच्छा, वो तो लिख तो दिया, सही है, सही है, लिख दिया था, ठीक है। सही है, पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट लेना है वो मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, रेवेन्यू एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट विल इंक्रीज इन लाइन विद इन्फ्लेशन इन यूएसए। ठीक है, फिक्स कॉस्ट इन्होंने बता दिए, $500,000। ये भी इन्फ्लेट होगी ईयर वन से, करंट वन लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है ना, ईयर वन से इन्फ्लेट करना जरूरी हो गया हमें ये। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अच्छा फिर वो बता दिया आपको।
ये इन्फ्लेशन की फिगर वो बता दी। ठीक है। पाकिस्तान में 20 टैक्स बता दिया, 29%, 21%। इन्फ्लेशन पाकिस्तान में 10%। अच्छा, ये पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट मैंने नीचे देख लिया था, सॉरी, ये आप लोग सोच रहे हो कि मैंने 10% कहाँ से निकाला। ये 10% ये रहा। ये मैंने उसी के नीचे ही कहीं देख झांक लिया था, तो मुझे मिल गया। हाँ, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। यूएसए का इन्फ्लेशन थोड़ा अजीब सा, 3% फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड 4% ईयर आफ्टर। इसमें लोग गलती कर जाते हैं। आपने गलती नहीं करनी है, ठीक है, ये खामा खाई की गलती हो जाती है इसमें, वो मैं आपको बता दूंगा। एक्सचेंज 278 USD वन है। टैक्स इन बोथ कंट्रीज पेड इन द सेम ईयर एज अ प्रॉफिट अराइज टैक्स एरियाज मीनिंग है अज्यूम देयर इज नो टैक्स ट्रीटी बिटवीन यूएस एंड पाकिस्तान। अजीब सी बात है, आजकल तो हालात अच्छे हैं यूएस पाकिस्तान के यार, ट्रम्प ने ट्रीटी नहीं की हमसे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर कैपिटल अलाउंसेज आर सब्जेक्ट टू टैक्स इन बोथ यूएस एंड पाकिस्तान। ठीक है जी। और उसके बाद वो कह रहा है कि जी डबल टैक्स रिलीफ इज अवेलेबल सच दैट एडिशनल 8% टैक्स इज ड्यू इन पाकिस्तान इन रिस्पेक्ट ऑफ यूएसए टैक्सेबल प्रॉफिट। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखें पाकिस्तान में टैक्स रेट क्या था। पाकिस्तान में टैक्स रेट है 29%, ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये देखें, ये रहा जी 29%। मगर यूएसए में टैक्स रेट कितना है। यूएसए में जो टैक्स रेट है वो है 21%। तो जो डिफरेंस है 8% का, क्योंकि हम पैसे का कमा रहे हैं, पैसे का बना रहे हैं, हमारे कैश फ्लोज कहाँ हो रहे हैं, हमारी सेल कहाँ हो रही है, हमारे एक्सपेंसेस कहाँ हो रहे हैं यूएसए में। तो यूएसए में जो हमारी यूएसए की गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी वो 21% लगाएगी। तो बाकी 8% टैक्स पाकिस्तान में देना पड़ेगा। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। 8% टैक्स पाकिस्तान में आपको देना होगा। अच्छा, आगे चलते हैं। पाकिस्तानी कैपिटल अलाउंसेस कैन बी एज्यूम टू बी सेम इन द यूएसए। कैपिटल अलाउंसेस सेम है पाकिस्तान में, डेप्रिसिएशन के रूल मान लें सेम है, वैसे तो सेम नहीं है, मगर इस सवाल के लिए मान लें सेम है ताकि आपका काम छोटा हो जाए। वरना कोई मसला नहीं था, हम पुराना डेप्रिसिएशन ऐड बैक करते जो यूएसए में चार्ज हुआ था और पाकिस्तानी वाली डेप्रिसिएशन लेस कर लेते। कोई इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ओरली बता रहा हूं मैं आपको। मगर 12 ली जाना जरूरत नहीं, नीड नहीं है, ऐसी कोई स्टंट करने की नीड नहीं। अच्छा, आगे चलते हैं। पीटीएल एज अ लो वेरिंग एंड विद डेट इक्विटी डेट अकाउंटिंग फॉर जस्ट 30% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनीज कैपिटल। Consequently, the board intend to finance the national international investment with a new debt finance, as this will be reduce the overall cost of capital for the company. Further information on the project finance is shown below. Below का मतलब पेज खत्म हो गया है। अच्छा, अभी इनकी गेयरिंग कितनी है जी, 30% है, ये लिख लेते हैं। ये इन्फॉर्मेशन देखें, बनाने से बड़ा फायदा होगा इंशाल्लाह में। 30% है ऑन विद मार्केट वैल्यू बेसिस पे। ठीक है जी, और क्या कह रहे हैं। ठीक है जी, नया फाइनेंस होगा, न्यू फाइनेंस, न्यू प्रोजेक्ट, डेट ओनली। ठीक है जी, नए प्रोजेक्ट जो है डेट से फाइनेंस किया जाएगा। और क्या कह रहे हैं आगे आपसे। और आपसे कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन छोन भी लोग क्या क्या है जी, प्रोजेक्ट फाइनेंस। पीटीएल एज अ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 18%। अच्छा, आप मुझे बताएं एपीवी में, अब ये जिन लोगों ने एपीवी पढ़ा हुआ है उनको पता ही बात, जिन्होंने नहीं पढ़ा टेंशन ना लें। एपीवी में जो डिस्काउंटिंग होती है क्या वो वैक पे होती है। नहीं नहीं नहीं, हमें क्या चाहिए होगा, हमें क्या चाहिए होगा, हमें केई नहीं, केई चाहिए होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, केई, मगर कौन सा स्पेशल केई, पूरा पूरी बात करेंगे, पूरी बात करेंगे, केई ऑफ अनगियर्ड कंपनी। वैसे तो ये गियर्ड है, वैसे तो ये गियर्ड है, ऐसा ही है ना। मगर हमें चाहिए कि वो भी अनगेड कंपनी का, जो कि अभी पता नहीं है, हमें ढूंढना होगा इन्हीं 20 मार्क्स के लिए। देखते हैं। एफडीआई विल बी फाइनेंस बाय 4,000 million rupees, 12% redeemable debenture which will be issued and redeemed at par. The debt would be raised locally in Pakistan and would be repaid after 5 years. अच्छा जी, न्यू डेट जो होगा वो पाकिस्तान में रेज होगा जी। अमेरिका में बहुत कर्जा ले लिया आपने, अमेरिका वाले ने बोला भाई अब और कर्जा नहीं मिलेगा आपको, आप पाकिस्तान से कर्जा लीजिए। ठीक है जी, 4,000 million का कर्जा है। मैं गवर्नमेंट की बात करता, इनकी बात नहीं करता। ठीक है, 12% सूद का रेट है, हराम एक्सपेंस का रेट है। और वो कह रहा है जी इशूड और रिडीमेड पार है। जब इशू और रिडीमेड पार होता है तो उससे एक आसानी हो जाती है। क्या होती है आसानी, कोई बता सकता है, जिसने वैक अच्छे से पढ़ा होगा उसको ये बात पता है। जब इशूड एंड रेडीमेड पार होता है तो एक आसानी हो जाती है। हम्म, क्या आसानी हो जाती है। नया डेट अगर इशू हो रहा है और रिडीम भी हो रहा है बाद में पार पे, तो जिस दिन वो इशू होता है उस दिन एक काम होता है। क्या। यस, वेरी गुड। सैफुल्ला बहुत अच्छी बात की, मलिका सही कह रहे हैं, सफा मुकीम बिल्कुल सही कह रहे हैं।
मानूर पूरी बात करें। कूपन, हाँ बिल्कुल सही है। किसके सेम होता है? वेरी गुड। सही कह रहा है शिदात अली। वेरी गुड। जो कूपन है उसकी फेयर वैल्यू मार्केट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही है। जो उसकी बॉन्ड की बुक वैल्यू होती है वही पार वैल्यू होती है, और जो कूपन रेट होता है वही मार्केट रेट होता है। ये 12% ही क्या हो जाएगा? केडी हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जब एपीवी में बेस केस एनपीवी कैलकुलेट करनी होती है तो फिर हमें केडी पे डिस्काउंटिंग करनी होती है। वो फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स के लिए याद आ रहा है। फाइनेंसिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स हमें बेस केस एनपीवी में ऐड लेस करने होते हैं, जो भी सिचुएशन बन रही है। तो उसके लिए जो डिस्काउंट रेट होता है वो केडी होता है, जो कि 12% सेफली लिया जा सकता है। और सवाल में और कोई चारा भी नहीं है। पूरा सवाल पढ़ लिया, पूरा एक पेज पढ़ लिया, कहीं भी कोई डेट रिलेटेड, सूद रिलेटेड, लाइबिलिटी रिलेटेड कोई बात नहीं आई। बहुत ही कॉशियसली रीडिंग की है हमने अभी तक। तो हमें यकीन है कि अब हम जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही है। पेपर में ये इंफॉर्मेशन बनाने से बहुत बड़ा फायदा ये हो जाता है कि आपको ट्रस्ट हो जाता है। आप बार बार सवाल नहीं पढ़ते, पीछे जाके परेशान नहीं होते, ढूंढने नहीं बैठ जाते। आपको पता है आपने ये जो लिस्ट बनाई है ये बड़ी देखभाल के एक एक लाइन को पढ़ के बनाई है। तो इसलिए अगर इसमें कुछ नहीं है तो वो सवाल में मौजूद नहीं है। क्या ये बातें क्लियर हो रही हैं? अप्रोच समझ आ रही है? ठीक है। पेपर में ये भी बड़ा मसला होता है, आप बार बार आपको डर लगा रहता है, नहीं यार मैंने मिस ना कर दिया हो, नहीं यार मैंने छूट ना गया हो, नहीं यार मैंने जो है ना छोड़ ना दिया हो, मुझसे जो है ना स्किप ना हो गया हो। ये सारे वसवसे शैतानी ख्यालात का इलाज यही है कि आप जो है वो साथ साथ नोट करें, ताकि आपको ट्रस्ट रहे अपने आप पे, जो कि बहुत जरूरी होता है पेपर में। आखिरी बात करके सवाल खत्म स्टार्ट करेंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ना बंद करेंगे। Tax deductible issue cost of 1% of the finance raise will be incurred. The issue cost will be financed by short-term borrowing at an annual interest rate of 18%। अच्छा, अब ये कहीं बात इन्होंने कर दी है भाई कि इशू कॉस्ट के लिए अलग गेम है। तो आपको ये बात पता है कि यार हम वैसे एक ही काम करते हैं, ये उन्होंने कुछ अजीब सी गेम करी हमारे साथ। मगर खैर हो गई, कोई टेंशन की बात नहीं। इशू कॉल वो कह रहे हैं कि भाई कितना से फाइनेंस होगी, अगर वो कह रहे हैं तो इसकी बात मान ले, वैसे ऐसा करते नहीं थे हम कभी। इशू कॉस्ट, अच्छा एक बात मुझे बताएं, एक क्या रिपीट करने का है भाई? हम्म कि कूपन रेट इज इक्वल टू मार्केट रेट व्हेन बॉन्ड इज इशूड एट रिडीम एट पार। ये 12% वाला कॉन्सेप्ट सिंपल सी बात है। नया डेट का कूपन रेट 12% है, एग्री करते हो? ये लिखा हुआ है, नया डेट का कूपन रेट 12% है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये कूपन रेट ही मार्केट रेट होता है। क्यों? 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 वजह बताई ना मैंने। क्या वजह बताई? क्या वजह बताई? कि बॉन्ड इशू और रिडीम हुआ है पार पे। है ना? अगर बॉन्ड इशू नहीं होता, प्रीमियम पे इशू होता या डिस्काउंट पे इशू होता, या रिडीम जो है वो प्रीमियम पे होता है या पार पे प्रीमियम पे होता है या डिस्काउंट पे होता, तो फिर हमें मार्केट वैल्यू या आईआरआर वगैरह कैसे निकालना पड़ता है? याद है आईआरआर से निकालते थे केडी। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, सर आईआरआर से क्यों नहीं निकाला केडी? तो इसका जवाब मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ कि आईआरआर से केडी निकालने की जरूरत नहीं। मैं मानता हूँ कि फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स, प्रेजेंट वैल्यू फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स के लिए जो डिस्काउंट फैक्टर यूज होता है वो केडी होता है। यही है ना? ये बात एपीवी जिन्होंने पढ़ लिया उनको बात पता है, नहीं पता कोई टेंशन की बात नहीं, मुश्किल बातें मैं नहीं कर रहा आपसे। ठीक है ना? वो आप पढ़ लोगे। अच्छा इशू कॉस्ट, अच्छा ये बताएं, इशू कॉस्ट के लिए लोन लेंगे या नहीं लेंगे आज? ये एपीवी के रिसेंट सवालों में आपको पता है दो अलग अलग ट्रीटमेंट आए हैं, दोनों सही होते हैं मगर सिनेरियो के हिसाब से। इसमें क्या लग रहा है? द इशू कॉस्ट विल बी फाइनेंस बाय शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। इसका मतलब है कि इशू कॉस्ट के लिए भी लोन लिया जाएगा। ठीक है ना? इशू कॉस्ट हमारे अपने फंड से फाइनेंस नहीं होगी। 18% बोरिंग। ठीक है जी। चले। अच्छा जी, अब हमने इन्फॉर्मेशन पढ़ ली, रिकमेंड पढ़ेंगे। कैलकुलेट अबीबी ऑफ द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट एंड रिकमेंड वेदर द बोर्ड शुड अप्रूव द प्रोजेक्ट। 20 मार्क का सवाल है जी, बहुत बड़ा सवाल है, इस लिहाज से 20 मार्क के सवाल में काफ़ी टाइम लगता है। अच्छा, अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, आपको पता है हम ये डेटा जो हमने ये किया है इसको कहीं नोट कर लेंगे अपने पास। सही है।
ये अपने पास, ये आपको पता है जब इसका स्नैपशॉट लेते हैं, स्नैपशॉट कैसे लेते हैं ये देख लें। मैंने एक वर्ड की फाइल ओपन कर ली है अपने पास। अब मैं इसमें प्रिंट स्क्रीन यहाँ पे दबा दूंगा। अब ये मेरे पास यहाँ पे आ गया है, क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, अनवांटेड एरिया मुझे इसमें क्रॉप करना है, बाकी एरिया जो था। ठीक है, ये सब अनवांटेड एरिया मैं क्रॉप कर देता हूँ। अनवांटेड एरिया ना ये सारा। ठीक है जी, ये मैंने स्नैपशॉट वो किया, कॉपी करके पेस्ट किया यहाँ पे वर्ड की फाइल में। प्रिंट स्क्रीन दबाया तो स्नैपशॉट आ गया था। प्रिंट स्क्रीन दबाया था ना मैंने, यहाँ ये इसका, इस पूरी स्क्रीन का स्नैप, ये भी आ गया था, ये वाला एरिया भी आ गया था जो मुझे चाहिए नहीं है। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे हाईलाइटिंग आ गई है। सॉरी, मैं एक चीज़ बताना भूल गया। जो मैं हाईलाइटिंग कर रहा था, ये हाईलाइटिंग यहाँ भी आ गई है, देख रहे हैं, ये हाईलाइटर आ गए हैं। अब आपको लेट से अगर कोई चीज़ हाईलाइट करनी है, जैसे अभी तो यहाँ पे वो सवाल दूसरा था, जैसे मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा था ना, देखें। अब आप बोलोगे सर पेपर में तो हाईलाइटिंग अलाउ नहीं, पेपर में अलाउ है। मैंने कम हाईलाइटिंग की, आप ज़्यादा भी कर सकते हो। लेट से आप कहते हो मुझे ये अलाउ, ये करना है जो अभी करंट टर्म्स याद है, ये देखो, ये इस सवाल में भी करंट लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पे आपको ये करना है कि इंक्रीज बाय जस्ट 2% आफ्टर 2026, ये आपने करना है मिसाल के तौर पे। ठीक है, नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज, ये कोई इन्फॉर्मेशन है। तो आप ये देखें कर सकते हैं, डिफरेंट कलर से भी कर सकते हैं, ये देखें, ये नया ऑप्शन है, पुराने सॉफ्टवेयर में ये नहीं था। लेट से आप कहते हो यार मुझे अब ये भी करना है, ये दूसरे कलर से हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो ये एक नई चीज़ है जो कि आई थिंक रियली अप्रिशिएट हो जाना चाहिए। और हटानी है तो ये हट भी गया, देखिए ये रिमूवर भी है यहाँ पे, आपको ये हाईलाइटिंग हटानी है। आपको लगता है ये हाईलाइटिंग सब गलत हो गई है, तो ये आप ये दबा दें। तो ये देखें क्यों नहीं हट रहा भाई। अच्छा स्टिकी नोट भी डाल सकते हैं, ये भी एक बात आ गई। यहाँ पे आपने कोई स्टिकी नोट डालना है, ये भी डाल सकते हैं, कोई कमेंट डालना है आपने, वो भी डाल सकते हैं। ठीक है जी, तो ये मैं आपको एक्स्ट्रा वो है से विंडो शिफ्ट से सेलेक्टेड एरिया का स्क्रीन शॉट हो जाता है। क्या कह रहे हैं, विंडो शिफ्ट। यार मैं कुछ अभी स्टंट नहीं करना चाह रहा, एंड में मुझे याद दिलाना आप ना, मैं एंड में करूंगा, अभी तो सही है, इतना ही रखना चाहिए, क्योंकि सवाल जब यहाँ लिखा होगा तो आधी स्क्रीन आपके पास सवाल के लिए होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा अब जरा सवाल स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। मुझे बताएं क्या करेंगे। अच्छा तो चलिए एपीवी का तरीका लिख लेते हैं, एपीवी के लिए क्या क्या चाहिए होता है आपको। एपीवी के लिए क्या क्या चाहिए होता है, जल्दी से बता दें। दो चीज़ें चाहिए होती हैं। अच्छा आप नोट करें, मैं सारा काम वर्ड पे कर रहा हूँ, एक्सेल पे नहीं कर रहा। ये बहुत सारे लोग एक्सेल पे चले जाते हैं डायरेक्टली, ऐसा नहीं करें, क्योंकि एक्सेल पे दो मसले, एक तो इतना फ्रेंडली भी नहीं होता ये इन्फॉर्मेशन वगैरह के लिए। दूसरा, अगर आपने खुदा न खासा एक्सेल में कॉपी पेस्ट नहीं किया एक्सेल से वर्ड पे ऊपर वाले डब्बे में, तो आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा, ये बात आपको पता होगी। सही है ना। बिल्कुल सही कहा, इन बेस केस एनपीवी। बेस केस एनपीवी लेते हैं। ठीक है, और इसमें क्या ऐड करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनेंसिंग सर्टिफिकेट्स। ठीक है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एपीवी। एपीवी गाड़ी नहीं है ये सुजुकी वाली। ये सवाल आसान था मगर लेंदी बहुत था, पेपर्स में। ठीक है जी, बात समझ आ रही। अच्छा बेस केस एनपीवी के लिए हमें पता है डिस्काउंट फैक्टर क्या ही होता है, तो पहले हम ये कर लेते हैं काम। आपकी मर्जी है, आपको आसान काम पहले करना है। अनगियर्ड और डिस्काउंट रेट केडी होता है। केडी इज इक्वल टू 12%। ठीक हो गया जी। अच्छा अब के ऑफ अनगियर्ड नहीं है हमारे पास, ये मैंने यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगाया था, कैसे निकालेंगे।
सही है ना, के ऑफ अनगेट नहीं है हमारे पास। के कैसे निकाले अनगेट का, कौन से फॉर्मूले से? के का फॉर्मूला तो वो होता है बचपन वाला। आसान का पहले मैं मुश्किल काम करा रहा हूँ, आसान काम इसके बाद करा लूंगा। आर एफ प्लस बीटा। पेपर में हम वैसे आसान काम पहले कर सकते हैं, आसान काम मतलब स्ट्रक्चर बना लें। सेल माइनस ये सारी चीजें जो है ना, माइनस बीटा आर एम माइनस आर एफ, ये फॉर्मूला होता है ना। तो कई के लिए रिस्क फ्री रेट है सवाल में। मैंने पूरा सवाल पढ़ लिया, मुझे कहीं रिस्क फ्री रेट नजर नहीं आ रहा। मैंने पूरा सवाल पढ़ लिया, कहीं मुझे मार्केट रेट नजर नहीं आ रहा। मैंने पूरा सवाल पढ़ लिया, कहीं मुझे बीटा नजर नहीं आ रहा। वो अलग बात है कि यहाँ जो बीटा आता है ये एसिड बीटा आता है इस टॉपिक में, क्योंकि हमें अनगेट कंपनी का चाहिए होता है। ऐसा ही है ना, अनगेट कंपनी का चाहिए होता है। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। तो अब क्या करें, क्या करें? ये तो तरीका नहीं लग सकता, फ्लॉप हो गया। फॉर्मूला लगा ले, पी नॉट इक्वल टू डी वन अपॉन के ई माइनस जी। डी वन अपॉन के ई माइनस जी। इससे भी नहीं आ रहा। मुझे डिविडेंड ही नहीं पता, पूरा सवाल पढ़ लिया, कहीं डिविडेंड है सवाल में? मार्केट प्राइस है शेयर की। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भैया, बताओ ना फिर यार। मैं तो फंस गया। आगे का काम आसान है, वो टेंशन नहीं है। सेल वेल आ जाएगी, 5 साल का प्रोजेक्ट, वो स्ट्रक्चर बन जाएगा, वो आप टेंशन ना लो। वो आ जाएगा ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है ना, वो मसला नहीं है, स्ट्रक्चर बना लेंगे। सेल आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। सही है ना, वो बना लेंगे। वो इतना मसला नहीं। अभी ये मसला तो हल करो मेरा। अच्छा, जिन्होंने वैक सही इतना नहीं पढ़ा हुआ, ये कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी नहीं पढ़ा हुआ, उनको प्रॉब्लम होगी। मगर जिन्होंने पढ़ा हुआ है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ उनको तो आना चाहिए। हाँ जी, के ऑफ गेट अनगेट वाला फॉर्मूला लगा ले। हाँ। अच्छा जी, आई कैप की फॉर्मूला बुक इस्तेमाल करते हैं ना जरा यार। चलिए जी, देखते हैं आई कैप की फॉर्मूला बुक में कोई है हमारे लिए। वैसे तो ये पेपर में टाइम आया होगा, जो मैं अब आपको तरीका बता रहा हूँ, मगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। ये कह रहा है जी थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है, डू नॉट रिफ्रेश द, देखें ये एक मसला है जो पेपर में आएगा। अब आप फॉर्मूला शीट पे डिपेंडेंट अगर हैं, ये देख रहे हैं एरर, देख रहे हैं आपके पास एरर आ रहे हैं नजर, ऊपर टॉप पे ये देखें। कह रहा है कि ज्यादा टाइम ले रहा है जी, रिफ्रेश नहीं करिएगा पेज, आपका टाइम इफेक्ट नहीं होगा। अब ये क्या है, ये पेपर में पैनिक क्रिएट करती है इस तरह की चीजें। आपको डर लगने लगेगा यार मेरा पेपर रुक तो नहीं गया। हाँ, मुझे भी डर लगने लग गया अभी, कि ये तो नहीं कि मेरी सारी चीजें बेकार हो जाएंगी, मुझे वापस सारा टाइप करना पड़ेगा। ये तो चलो मेरे लिए तो कोई मसला नहीं है, मैं वापस कर सकता हूँ, टीचर हूँ। एग्जाम सिनेरियो में नहीं बैठा, आप लोग तो एग्जाम सिनेरियो में बैठे हुए हैं। आप देख रहे हो ये क्या कह रहा है, कह रहा है डू नॉट रिफ्रेश द ब्राउजर पेज, उसको भी पता है कि ज्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, दूसरी तरफ उसने ये भी बोल दिया आपका टाइम इफेक्ट नहीं होगा। अब ये दिखने को तो इसने आपको कंफर्ट दे दिया कि टाइम इफेक्ट नहीं होगा, मगर इस तरह के जो एरर्स है ना, वो इस तरह के जो मैसेजेस हैं, पॉपअप्स हैं, ये पैनिक क्रिएट करते हैं। अब बातों बातों में 30 40 सेकंड 1 मिनट गुजर गया, मगर ये अभी तक मुझे लटका के रखा हुआ है इसमें। ऐसा है नहीं है, हो गया ना 30 सेकंड मेरे ख्याल से। तो अब इसीलिए मेरी कोशिश ये होती है, मैं नॉर्मल सेशन में भी आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि यार कोशिश करो कि आप फॉर्मूले ना आप अप्लाई करना सीख लो, लॉजिक सीख लो फॉर्मूले की। ये फॉर्मूले आपकी टिप्स पे होने चाहिए, कुछ याद भी करने पड़े तो कर लो यार, थोड़े बहुत। मेजोरिटी तो वही है जो इतनी बार इस्तेमाल होता है। तो फॉर्मूला शीट से डिपेंडेंसी कम करें यार। ओ भाई, मैंने इतनी लंबी तकरीर कर दी। आई कैप व्हाट यू आर डूइंग है, रिकॉर्ड हो रहा है यार, ज्यादा बात नहीं कर सकते। ये देख रहे हैं, ये मैंने नहीं रिकॉर्डिंग पॉज करा ताकि आपको आइडिया हो जाए रियल टाइम में इतना टाइम लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ भाई, मैं तो पेपर में अगर आपकी जगह हूं ना, तो मैं तो फॉर्मूला शीट पे जाने की कोशिश भी ना करूं। तो इतना टाइम अगर लगेगा तो यार मैं